नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा एवं व्याकरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स, वो सीटेट का हो या पुलिस का हो या केवीएस, एलटी, जो भी आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं जिसमें से हिंदी आती है, उसके लिए ये आपके लिए बहुत ही 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है साथियों, अतिशयोक्ति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी ध्वन्यात्मक अलंकार और ऑप्शन डी प्रतीकात्मक अलंकार। तो आपको बताना है जो अतिशयोक्ति की जाती है वो उसमें कौन से अलंकार के तहत की जाती है। तो ये साथियों आपका सही जवाब आपको बताना है। तो अतिशयोक्ति याद रखिएगा, आ से अतिशयोक्ति और आ से अर्थालंकार आप याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब होगा अर्थ अलंकार। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, रचना प्रक्रिया यानी प्रोसेस राइटिंग का अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए विचार निर्माण, ऑप्शन बी प्रारूप तैयार करना और ऑप्शन सी संपादन और ऑप्शन डी आलेखन। तो रचना प्रक्रिया यानी प्रोसेस राइटिंग का अंतिम चरण कौन सा है ये आपको बताना है। यानी जब कोई चीज़ की रचना की जाती है तो उसका लास्ट जो होता है स्टेप वो क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा साथियों, क्या करते हैं लास्ट में? संपादन करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, संपादन करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, जल जीवन है यह किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन ए रूपक भाषा, ऑप्शन बी शाब्दिक भाषा, ऑप्शन सी परिभाषात्मक भाषा और ऑप्शन डी वैज्ञानिक भाषा। तो जल जीवन है यह किस प्रकार की भाषा का उदाहरण, यानी जल को जीवन के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो ये कौन सा अलंकार, मतलब कौन सी भाषा हो गई? ये रूपक भाषा हो गई, ऐसी भाषा हो गई साथियों। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा रूपक भाषा। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। बाल साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कठिन भाषा का प्रयोग, ऑप्शन बी बच्चों की समझ के अनुरूप सामग्री और ऑप्शन सी लंबे कथानक और ऑप्शन डी गूढ़ प्रतीकात्मकता। तो बाल साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है ये आपको बताना है। यानी बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए साथियों? बच्चों की समझ के अनुरूप उसमें सामग्री होनी चाहिए, यही बाल साहित्य की विशेषता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5, कर्म को पहचानने का उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन ए क्या किसे प्रश्न पूछकर, ऑप्शन बी कैसे प्रश्न पूछकर, ऑप्शन सी कहाँ प्रश्न पूछकर और ऑप्शन डी कब प्रश्न पूछकर। तो कर्म को पहचानने का उपयुक्त तरीका क्या होता है साथियों? तो क्या, यानी कि क्या किसे प्रश्न, यही तो पूछते हैं। यानी कि किसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, यानी कर्म को पहचानने का उपयुक्त तरीका क्या है? क्या किसे प्रश्न पूछकर। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब होगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आपको अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रहे। और मेरी ये मनोकामना है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में 100% सफलता प्राप्त कर सकें और आप जो भी उद्देश्य हो आपका वो आप पा सकें। तो साथियों आते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, शब्दों के बीच संबंध समझाने वाला उपांग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी सर्वनाम और ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी क्रिया। तो शब्दों के बीच संबंध समझाने वाला उपांग ये आपको बताना है, यानी कि कौन सा अंग होता है जो शब्दों के बीच संबंध समझाने वाला होता है। तो कौन सा होता है? समुच्चय बोधक। कौन सा साथियों होता है? तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7, शब्दार्थ का संकेत संदर्भ के आधार पर मिलना किस रणनीति से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए संज्ञानात्मक रणनीति, ऑप्शन बी संदर्भ संकेत रणनीति, ऑप्शन सी व्याकरणिक रणनीति और ऑप्शन डी अनुकरण रणनीति। तो शब्दार्थ का संकेत संदर्भ के आधार पर मिलना किस रणनीति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, शब्दार्थ का संकेत संदर्भ है तो यानी संदर्भ संकेत रणनीति। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस वाक्य में कृत्यवाची का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अतिथि का स्वागत किया गया, ऑप्शन बी मैंने पत्र लिखा और ऑप्शन सी पुस्तक पढ़ी जा रही है और ऑप्शन डी कार्य पूरा कर दिया गया है। तो किस वाक्य में कृत्यवाची का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो किस वाक्य में हुआ है? तो क्या किया गया? तो मैंने पत्र लिखा है तो डायरेक्ट है, ठीक है। अतिथि का स्वागत किया गया ये भी आपका क्या है? यानी कि इसमें अतिथि का स्वागत किया गया, तो ये आपका क्या है? ये भी नहीं होगा। पुस्तक पढ़ी जा रही है, ठीक है साथियों, पुस्तक पढ़ी जा रही है
और कार्य पूरा कर दिया गया है। तो ये सब यानी अतिथि का स्वागत किसी के द्वारा किया गया हो, यानी इसमें कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जा रही है यानी किसी के द्वारा पढ़ी जा रही है। कार्य पूरा कर दिया गया यानी किसी के द्वारा पूरा किया गया। आपके ऊपर भी आया था ना, किसे और क्या आता है कर्मवाच्य के लिए, यहाँ पे कृत्यवाच्य का प्रयोग होता है। तो मैंने पत्र लिखा, यही आपका क्या है, डायरेक्ट है, यानी कि इसमें कर्ता यानी सीधे सीधे तौर पर जुड़ा है, तो यही कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब होगा, मैंने पत्र लिखा, यही आपका सही जवाब होगा, कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द के अंत में जुड़ने वाला, ऑप्शन बी शब्द के पहले जुड़ने वाला, ऑप्शन सी धातु का रूप, और ऑप्शन डी वाक्य का अंग। तो उपसर्ग साथियों किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ने वाला होता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब होगा, शब्द के पहले जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। किसमें संवादात्मक भाषा शिक्षण का मुख्य लक्षण प्रतिबिंबित होता है? तो ऑप्शन ए व्याकरण नियमों का अभ्यास कराना, ऑप्शन बी परिभाषाएं याद कराना, ऑप्शन सी वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग सिखाना, और ऑप्शन डी कठिन शब्दावली देना। तो यहाँ पे संवेदात्मक भाषा शिक्षण का मुख्य लक्षण प्रतिबिंबित होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो संवेदात्मक भावना कैसे आती है? जब उसको वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग सिखाया जाता है तो भी आती है। तो यहीं पे होगा आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। परोपकार शब्द किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, और ऑप्शन सी व्यंजन संधि, और ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो परोपकार शब्द किस संधि का उदाहरण है साथियों? तो इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पर धन उपकार, तो अंत में आ आता है, और इस दूसरे वाक्य में दूसरे शब्द में क्या आता है? ऊ आता है। तो आ धन ऊ क्या मिलके हो जाता है? ओ हो जाता है। तो साथियों कौन सी है ये संधि? यानी कि स्वर संधि तो हो रही है, आ और ऊ ये दोनों है वर्ण है, और ओ कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि स्वर संधि ही होगा। तो परोपकार, तो यानी ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब होगा, स्वर संधि। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। मैंने बिल्ली को दूध दिया, इसमें दूध कौन सा कारक है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, और ऑप्शन डी करण कारक। तो मैंने बिल्ली को दूध दिया, तो यहाँ दूध के बारे में पूछा है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को इस्तेमाल हुआ है, यानी कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा, कर्म कारक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। जिससे भय उत्पन्न हो इसका एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए भयमूलक, ऑप्शन बी भयावह, ऑप्शन सी भयाक्रांत, ऑप्शन डी भय बाधित। तो जिससे भय उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। तो क्या होगा शब्द साथियों? भयावह। क्या होता है जिससे भय उत्पन्न हो? कैसी होती है वो? डरावनी, यानी भयावह। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब होगा, भयावह। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं, अलंकार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भाषा को सुंदर बनाना, ऑप्शन बी भाषा को लंबा बनाना, और ऑप्शन सी शब्दों की संख्या बढ़ाना, और ऑप्शन डी कठिन बनाना। तो अलंकार का उद्देश्य क्या है? तो क्या कहें, भाषा को सुंदर बनाना, यही अलंकार का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 15। भाषिक दक्षता का प्रमुख संकेतक क्या है? ऑप्शन ए कठिन शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन बी प्रभावी संप्रेषण करने की क्षमता, और ऑप्शन सी लंबे वाक्य बनाना, और ऑप्शन डी व्याकरण की पुस्तकें याद कराना। तो भाषिक दक्षता का प्रमुख संकेतक क्या है ये आपको बताना है। तो यानी प्रभावी संप्रेषण करने की क्षमता, यानी कि कहीं भी अगर वो बोले अपने वचन तो उसका जो संप्रेषण हो वो क्या हो, बहुत ही प्रभावी हो। तो प्रभावी संप्रेषण करने की क्षमता यही है भाषिक दक्षता। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब होगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा खराब जैसा भी लग रहा हो। मेरे ख्याल से मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। आपको 100% क्वेश्चन, आपने अभी तक 15 क्वेश्चन देखे हैं, आपको लगा होगा कि एग्ज़ाम के स्तर के कोई प्रश्न है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य रहता है 15 से 20 मिनट में आपको अच्छे से 30 क्वेश्चन करा सकूँ जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो साथियों बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16। भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चे की प्रगति रोकना, ऑप्शन बी त्रुटियों के कारण तलाश कर सुधार करना, और ऑप्शन सी सजा देना, और ऑप्शन डी व्याकरण रटवाना। तो भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? तो त्रुटियों के कारण तलाश कर सुधार करना, यही त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17। अनुच्छेद लेखन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी तर्कों की संख्या, ऑप्शन सी कठिन शब्द, और ऑप्शन डी विचारों की एकता और प्रवाह। तो अनुच्छेद लेखन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या होना चाहिए अनुच्छेद लेखन में? तो क्या होना चाहिए? विचारों की एकता और प्रवाह अच्छा होना चाहिए, अनुच्छेद लेखन में होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, विचारों की एकता और प्रवाह।
प्रश्न नंबर 18, जो कभी ना बदले का एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए अचल, ऑप्शन बी अपरिवर्तनीय, ऑप्शन सी अविचल और ऑप्शन डी अनवरत। तो जो कभी ना बदले का एक शब्द है वो क्या होगा साथियों? अपरिवर्तनीय। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। जो कभी ना बदले वो क्या होता है? अपरिवर्तनीय। अचल मतलब जो चल ना सके, अविचल मतलब जो विचलित ना हो, अनवरत मतलब हमेशा चलने वाला, लगातार चलने वाला। तो यहाँ पे क्या है? अपरिवर्तनीय, जो कभी ना बदले। प्रश्न नंबर 19, यदि तथा तो से बनने वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए संयोजक वाक्य, ऑप्शन बी शर्ती वाक्य, ऑप्शन सी उद्गार वाक्य और ऑप्शन डी वर्णनात्मक वाक्य। तो यदि तथा तो से बनने वाला वाक्य कौन सा है? तो कौन सा यदि तथा तो किस में लगते हैं साथियों? कंडीशनल सेंटेंस में लगते हैं, यानी शर्ती वाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा कंडीशनल सेंटेंस यानी कि शर्ती वाक्य। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20, व्याकरण अनुवाद पद्धति की मुख्य आलोचना क्या है? ऑप्शन ए अधिक बोलने के अवसर मिलते हैं, ऑप्शन बी संचार क्षमता कम विकसित होती है और ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता कम होती है और ऑप्शन डी त्रुटियां कम होती हैं। तो व्याकरण अनुवाद पद्धति, व्याकरण के हिसाब से अनुवाद करने की मुख्य आलोचना यानी उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है ये आपको बताना है। तो साथियों उसमें क्या हो जाता है? संचार क्षमता कम विकसित हो पाती है, यानी बोलने समझाने का जो तरीका होता है वो बड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो यानी जो संचार क्षमता होती है वो कम विकसित होती है, इसकी मुख्य आलोचना है व्याकरण अनुवाद पद्धति की। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, अत्यधिक शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि और ऑप्शन सी द्वंद्व समास और ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे अत्यधिक साथियों का आ गया, तो अति धन एक, ठीक है, अत्यधिक। तो यहाँ पे कौन सा समास बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है कर्मधारय समास। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, अत्यधिक यानी कि कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। लाज से उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया, यह किस अलंकार का उदाहरण है? आपको बताना है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अतिशयोक्त और ऑप्शन डी व्यंजना। तो लाज से उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए क्या की जा रही है साथियों, यहाँ पे उपमेय में उपमान की तुलना की जा रही थी। या लाज से उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया, तो यानी कौन सा होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब होगा उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 23, विद्या शब्द किस लिंग का है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग और ऑप्शन डी दोनों। तो विद्या शब्द किस लिंग का है? तो ये किस लिंग का साथियों? विद्या यानी स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 24, भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी पढ़ना और ऑप्शन सी सुनना और ऑप्शन डी बोलना। तो भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? तो साथियों कौन सा होता है? तो सबसे पहले होता है सुनना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा सुनना। इसको साथियों इस तरह से भी याद रखिएगा, क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्रम क्या होता है, ऑप्शन में क्रम भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं सुबोपली, कहते हैं सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये होता है सुबोपली, ऐसे याद रखिए। इंग्लिश में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं यानी कि LS और इसको R और W, LSRW पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, यानी लिसनिंग और यहाँ पे स्पीकिंग और यहाँ पे आपका रीडिंग और राइटिंग, इस तरह से LSRW। और हिंदी में सुबोपली करके याद रखिएगा। तो कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है साथियों, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन सा भाषा कौशल विकसित होता है? तो सुनना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्राकृतिक क्रम सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए व्याकरण पहले सीखा जाता है, ऑप्शन बी भाषा कौशल एक निश्चित क्रम में विकसित होते हैं और ऑप्शन सी केवल पढ़ना आवश्यक है और ऑप्शन डी भाषा केवल अनुकरण से सीखी जाती है। तो प्राकृतिक क्रम सिद्धांत किस पर बल देता है ये आपको याद रखना है, यानी किस क्रम से आना चाहिए भाषा का कौशल, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है भाषा कौशल एक निश्चित क्रम में ही विकसित होती है, जिन्हें अभी जो आपने पढ़ा सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसी क्रम में विकसित होती है। तो भाषा कौशल एक निश्चित क्रम में विकसित होती है। तो ऑप्शन बी एक क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, स्वर की कितनी मुख्य श्रेणियां होती हैं ये आपको बताना है साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो स्वर की कितनी मुख्य श्रेणियां होती हैं? तो साथियों इसका सही जवाब होगा 7 श्रेणियां होती हैं, इसको याद कर लीजिएगा। स्वर की मुख्य 7 श्रेणियां होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27, भाषा शिक्षण में सहपाठी सहयोग किस सिद्धांत को समर्थन देता है?
ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संरचनावाद, ऑप्शन सी सामाजिक निर्माणवाद और ऑप्शन डी आनुवांशिक सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण में सहपाठी सहयोग किस सिद्धांत को समर्थन देता है? तो क्या होता है उससे? सोशल एक्टिविटी बढ़ती है, तो सामाजिक निर्माणवाद यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। उसने कहा कि वह आएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी उद्गारवाचक वाक्य। तो साथियों उसने क्या, उसने कहा तो और कि वह आएगा, तो यानी ये इनडायरेक्ट हो गया ना, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया है आपका, ये आपको बताना है। तो ये कैसा हो गया आपका? मिश्रित वाक्य हो गया, यानी उसने कहा ही सेड दैट ही वुड कम, तो यही होगा इसका इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा, ये आपका सही जवाब होगा मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29। भाषिक त्रुटियां किससे सबसे अधिक उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए अनुकरण से, ऑप्शन बी अपर्याप्त अभ्यास से, ऑप्शन सी अस्पष्ट अवधारणा से और ऑप्शन डी अतिरिक्त शब्दावली से। तो भाषिक त्रुटियां किससे सबसे अधिक उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, अनुकरण से तो धीरे धीरे सीख ही जाता है आदमी, ठीक है, और उसके बाद अपर्याप्त अभ्यास से भी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, अतिरिक्त शब्दावली से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अस्पष्ट, अगर अवधारणा ही शुरू से अस्पष्ट है तो भाषिक त्रुटियां बहुत अधिक होती हैं। तो कहाँ से होगा आपका? ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न बनाए थे, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैंने आपके पूरे एग्ज़ाम के स्तर से बनाए, आप सीटेट का एग्ज़ाम या जो भी आप पुलिस का या KVS NVS का एग्ज़ाम देंगे और LT वगैरह, उसमें सब में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से, तो आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग सफल हों और 100% सफल होंगे, ये मेरा भी विश्वास है आपका। तो आप आते हैं अगले प्रश्न पर। आप अगर यहाँ से 15-20 मिनट डेली मेरे साथ देते हैं, कुल मिला के मैं 2 वीडियो डेली डालता हूँ, तो आपको 100% अगर आप अपनी बुक से पढ़ते रहें और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहें तो आपको 100% सफलता मिलेंगी। तो आते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। काव्य का प्रधान अंग किसे माना गया है? ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी रस और ऑप्शन डी शब्द। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाला है सेंटेंस, तो यहाँ पे याद रखिएगा, काव्य का प्रधान अंग कहा गया है तो सभी ये छंद होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, रस होना चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए, सभी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधान के लिए कह दिया, तो प्रधान कैसा होना चाहिए? रस अच्छा होना चाहिए। काव्य का प्रधान अंग क्या है? रस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो गया साथियों। तो आज का वीडियो अभ्यास यहीं तक साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।